आज से कुछ अर्सा कबल जब मैं इस पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट सोच रहा था और ये नाम स्कैन सितारे फाइनल कर रहा था, तो वो पहला सितारा जो मेरे दिमाग में आया, वो पहला नाम जो मेरे दिमाग में गूंजा, जिसके साथ मुझे लगा था कि मुझे ये शो या ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहिए, आज मेरे सामने मौजूद है। मैंने आपके साथ कई लोगों की कामयाबी की कहानियाँ शेयर की हैं, बट मेरे ख्याल में ये उन सब कहानियों में सबसे इंस्पायरिंग कहानी होगी। तो ज़्यादा टाइम लिए बगैर हम सीधा अपने आज के सितारे की तरफ चलते हैं। कौन है रंजम? ऐसी है, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कादैन, पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। Okay, ऑब्वियसली आप ट्रैवल करके आए हैं जी। सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए, हमारे लिए ये बड़ी एक इज़्ज़त की बात है। पहला सवाल जो मैं अमूमी करता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में, कि ये जो फील्ड है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, ये एक ऐसी फील्ड है कि स्टार्ट में अमूमन हम इसके बारे में सोच नहीं रहे होते। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, इस तरह की फील्ड्स का अहाता ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो एक तो मुझे बताइए कि आपकी जो इनिशियल तालीम है, मैट्रिक, एफएससी, ये किस शहर से है, और फिर फैसला कैसे किया सीए की तरफ आने का? तो इस पर थोड़ा सा पहले तो बताएं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, ताकि मैं स्कैन्स को भी और अपनी सीए कम्युनिटी को, जो पोटेंशियल नए स्टूडेंट्स आने हैं, उनको सर्व कर सकूँ अपनी गाइडेंस के थ्रू। तो सर, सबसे पहले मेरा जो ताल्लुक है वो है कोटद्दू से, जो कि मुल्तान के साथ एक होम टाउन है मेरा, 60 किलोमीटर के फासले के ऊपर। और सर, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर्स और जो मतलब ये जो प्रोफेशन है, ये शुरू से यही चलते आ रहे हैं। लोगों को जो है ना इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। जब मैं कर रहा था मैट्रिक, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग। आपने जैसे मेंशन किया कि मेरी जो एक तो पहली बात है, थ्रू और मेरी मैट्रिक तक की जो तालीम है वो गवर्नमेंट स्कूल की है, ठीक है। और मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करूँगा बताने में। मैं 8 वाले स्कूल जो होते हैं जहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ा जाता है, मैं उस क्लास से पढ़ के आया, वो सारा का सारा मैंने उर्दू मीडियम में पढ़ा है। आज तक मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं गया। तो ये जो मिथ होते हैं कि भाई मेरा स्टडी बैकग्राउंड अच्छा होगा, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आऊँगा तो मैं जाके कम्पीट करूँगा, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मैं थ्रू आउट उर्दू मीडियम में पढ़ा और 9th क्लास की मैथमेटिक्स में मैं फेल हो गया था, और मेरे मार्क्स भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे। 280 मार्क्स थे 9th क्लास में, और मैथ की सप्ली भी थी। लेकिन 10th क्लास में फिर जब मेरे एक और शफीक उस्ताद मिले, उन्होंने कहा कि भाई जो है ना तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ ज़िंदगी के अंदर अपना जो पोटेंशियल है ना, वो कोई बंदा लोगों को आपको रियलाइज़ करवा देना, वो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैंने भी मेहनत की, और जो बच्चे वो 280 मार्क्स लेके आया था 9th क्लास में, उसके भी 10th में सर 500 मार्क्स। और मैंने फिर सर अपनी सप्ली क्लियर की, उसके बाद मैं एफएससी की, वो भी मेडिकल के अंदर। उसकी तरह जो सोसाइटी के लोग थे मेरे, मतलब ख़ानदान में मेरे चाचू वगैरह, वो कह रहे थे कि इसको हमने ना डॉक्टर बनाना है, क्योंकि हर बंदा वहाँ पे चाहता था कि इंजीनियर, डॉक्टर, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता है कि भी फ्यूचर के अंदर ना एक बहुत बड़ी सर्टेनिटी है और जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन ये सीए का मतलब हमारे जो और ऑल अक्रॉस में कहूँगा साउथ पंजाब, लोग इसको इतना जानते भी नहीं है, और इसके अलावा जो जानते हैं वो तो जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि मिथ्स है सीए के बारे में बहुत ज़्यादा। एक बंदा कह रहा था कि भाई वो टेबल पे पेपर रखते हैं और पंखा चला देते हैं, जो उड़ गए तो वो पास जो है ना टेबल के ऊपर रहेगा वो या उनको पास कर देते हैं, बाकी उड़ वालों को फेल कर देते हैं। तो अब इस तरह के मिस भी बहुत हैं, लोग गंजे हो जाते हैं सीए करने में। लेकिन मेरे वालिद साहब, उनकी था ख्वाब कि भाई मैंने सीए ही करना है, और एफएससी के अंदर भी मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। 895 मार्क्स थे मेडिकल के साथ। और उसके बाद जैसे ही मैंने एफएससी अपनी ख़त्म की, लोग एमडी कैट की तरफ गए, तो मैंने मतलब सीए को एज अ कैरियर परसू करना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा, आपका जो कैफ तक का जर्नी है, जी जी वो मुल्तान से ही हुआ है सारा। अ, और मुझे ये भी पता है कि आप हॉस्टलाइट थे, जी मुल्तान में एक हॉस्टल में रह रहे थे, और ऑब्वियसली उस टाइम पे ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होती है। जी जी तो एक तो बताएं कि मुल्तान में आपने रह के कैफ किया, ये कैसा जर्नी रहा आपका पूरा? और दूसरा इवन ये भी बताइए कि हॉस्टल में रह के पढ़ना, उसके क्या चैलेंजेस थे, क्या इश्यूज थे, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। अरे सर, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि जब मैं मुल्तान में आया, तो सबसे पहले मैंने एएफसी मुल्तान से की। मैं ये बात बता रहा हूँ 2017 की। तो जब मैंने एएफसी की फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, उसके बाद जो है ना मेरा था कि भाई मैंने सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, क्योंकि मेरे अंदर एक वो उससे जो है ना लड़ाई वाली
या ना सिचुएशन जाग उठी थी, क्योंकि ख़ानदान के लोग कह रहे थे कि भाई तुमने डॉक्टर बनना है, और मैं इस फील्ड में अब आ गया था, तो मुझे ये करना था, मेरा मतलब ये ज़िद बन चुका था। तो अब इसके लिए मैं चाहता था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करूँ। तो मुझे लोग कह रहे थे कि भाई मुल्तान के अंदर आपको वो वाली चीज़ें नहीं मिलनी, AFC तक तो ठीक है, उसके बाद आप ट्रैवल करो, लाहौर में चले जाओ। और मैंने ऐसे ही किया, मतलब मैंने लोगों की सुनी, मैं मतलब यहाँ पे AFC पास किया, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपनी बस पकड़ी, अपने अब्बू को लेके चला गया लाहौर के एक बहुत मशहूर मतलब कॉलेज के अंदर, ठीक है। उधर वहाँ जाके मैंने एडमिशन लिया और अच्छी खासी फ़ी पे की, अच्छी खासी। लेकिन मैं एक हफ्ते के बाद मुझे ना होम सिकनेस हो गई। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकूँगा। तो इस सिचुएशन के ऊपर मैंने अपने अब्बू को कॉल की, मैंने कहा कि मेरे पास ना 2 सिचुएशन है, या तो मैं CA छोड़ रहा हूँ, ठीक है, या मैं फिर मुल्तान में कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम तो कहते थे कि मुल्तान में जो है ना उस तरह की लेक्चर नहीं मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो तुम अब ये कैसे। मैंने कहा कि अब मैं करूँगा। अब मैं इधर से जा रहा हूँ ना, तो मेरी अब 2 जंगें होंगी। पहले मैं एक खानदान वालों की, मतलब लोगों की जो है ना मशवरे के खिलाफ एक प्रोफेशन चूज़ किया। मैं शहर भी लाहौर छोड़ के मुल्तान जा रहा हूँ, तो मुझे करना है, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लूँगा। तो जब मैं यहाँ पे आया, पहले दिन मेरी सर काशिफ अदील से मुलाकात हुई, तो उनकी जो बादशाह गुफ्तगू थी, और उन्होंने जो कैरियर पाथ मुझे दिखाया, तो उसके बाद मैंने कैफ में एडमिशन लिया मुल्तान में, और मैं हॉस्टलाइज था यहाँ पे। और ऑब्वियसली फाइनेंशली भी, मतलब फाइनेंशियली मैं आपको ये कहता हूँ कि CA ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब सस्ती पड़ती है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस की बात करें ना, तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो एक सेमेस्टर है ना, वो CA के 6 महीने से डबल पैसे निकलवा जाता है आपके, और उसके बाद आपकी जॉब सिक्योरिटी भी कोई नहीं है। मतलब मैं किसी प्रोफेशन के अंदर बैठ के चेक नहीं कर रहा, हर प्रोफेशन की अपनी रेलिवेंस है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि CA जो है ना, एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है। और अगर आप मतलब मैनेज कर भी लेते हैं अपने फाइनेंसेस को, तो आप फ्यूचर में जाके फिर आपको बहुत जल्दी इसका पे बैक स्टार्ट हो जाता है, आर्टिकल्स के दौरान नहीं। तो जब मैं मुल्तान में आया, ये एक चैलेंज था कि मैं घर से दूर था, मतलब आपको रोटी वगैरह भी खुद से बाहर से खानी पड़ती है। ये मसले एक हॉस्टलाइज्ड लोगों को आते ही आते हैं, लेकिन एक ये है कि आपको बेटर फ्यूचर की तरफ मूव करना पड़ता है। मुझे मुल्तान में रह के सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिल रहा था, वो ये था कि जो यहाँ के टीचर्स हैं ना, उनके लिए बच्चों का जो रिजल्ट की परसेंटेज है, वो ओवरऑल क्लास की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय 1-2 गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मतलब लाहौर में तो ये है कि गोल्ड मेडल आते हैं, ठीक है, उसके बाद पिछली जो क्लास होती है उसका रिजल्ट तो आपको नहीं पता होता। वो मैं पर्सनली लोग पे जानता हूँ लोग। अब मुझे भी इस प्रोफेशन में 8 साल होने वाले हैं। आप 2-3 गोल्ड मेडलिस्ट को दिखा के उसके बाद पिछली क्लास के रिजल्ट कभी भी आपके नहीं होते, कभी भी। मतलब मैंने ये एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी कि इस कॉलेज ने गोल्ड मेडलिस्ट के साथ 80% या 60-70% पासिंग रेशियो है। जब मैं मुल्तान में आया, तो मतलब यहाँ पे जो टीचर थे ना, वो मतलब एजुकेशन को एज अ बिजनेस नहीं ले रहे थे, वो एक इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले रहे थे, ठीक है। और वो आपको लेक्चर्स के बाद भी, ठीक है, और मतलब क्लास के बाद आप जा रहे हैं, और आपको व्हाट्सएप पे आप कभी मैसेज करते हैं। मुझे याद है अपने टीचर आपका हो गया, सर काशिफ हो गए, मैं महविश हो गई, तो इन लोगों ने रात को 12-12 1-1 बजे भी रिप्लाई किया है। इवन तो स्कैल्स में भी जब कोई समझ नहीं आती थी चीज़, तो हम लेक्चर के बाद रिक्वेस्ट करके बैठ जाते होते थे और समझते थे। तो ये जो एक पर्सनलाइज्ड लेवल की गाइडेंस थी ना, ये मुझे बड़े शहर में नहीं मिली। कि मेरा उस्ताद मुझे जानता है कि क्लास में कुरान जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एक चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और मुझे भी पता था कि यार मैंने नया एक्सपेक्टेशंस डेवलप हुई हुई है, उसको भी मीट करना है, तो मैं भी उसके साथ एफर्ट्स करता था। और यहाँ के मतलब जो उस्ताज़ा कराम है, आप हों, सर काशिफ हों, मैं महविश, तो मैं इन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ना सिर्फ वो कैफ के 2 साल, उसके बावजूद आज तक 8 साल में मेरे जो भी ज़िंदगी के डिसीजन होते हैं, वो मतलब उसमें इन 3-4 लोगों का बहुत बड़ा एक रोल होता है इनके मशवरे का, कि भाई ये कर लो, ये कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के डिसीजन हमेशा भी जो है ना बहुत बेहतरी की तरफ गए। नहीं, आप हमारा फ़ख्र हैं, और मतलब आपकी कामयाबी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी कामयाबी हो। अच्छा कुनैन, कैफ तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। इसमें मैं एक वैसे क्वेश्चन यहाँ करना चाहता हूँ जो मैंने इससे पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं किया, बट आई गेस के यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। फर्स्ट अटेम्प्टर मेरे तजिए में 2 तरह के होते हैं। एक जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्लास में नज़र भी आ रहा होता है कि यार ये नाम बड़ा चल रहा है और इसका ज़रा दिमाग बाकियों से कुछ तेज़ ही चलता है और ये मेहनत भी कर रहा है। एक होते हैं कि जो हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, यानी उस टाइम ऐसे नज़र नहीं आ रहा फौरी तौर पे, बट कंसिस्टेंट उनका एक हार्ड वर्क है जो उनको लेके चलता है इसकी तरफ। आपके ख्याल में आप अपने आप को कैफ लेवल तक इन दोनों में से किस कैटेगरी में रखेंगे? सर मैं अपने आप को ना हार्ड वर्किंग में रखूँगा। अगर मैं स्मार्ट वर्कर होता, तो शायद मेरे FSC और मैट्रिक में भी मार्क्स बहुत अच्छे होते, मैं आपको पहले बता चुका था।
और मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे के नंबर अच्छे नहीं होते ना पहले से, उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। मैं स्कैल्स में हमेशा ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा बच्चों को कि वो बैक बेंचर बैठे तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट बनेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जब पढ़ा हूँ तो मैं बैक बेंचर था। टीचर्स को एटलीस्ट पहले 2 अटेम्प्टों में तो मेरे से एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि भाई ये बच्चा कुछ करेगा, क्योंकि मैं क्लास में सवालों के जवाब देता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे जवाब आते थे वो भी गलत हो। गलत। और उसके अलावा टेस्टिंग भी मैं मतलब इतनी ज़्यादा नहीं देता था। मैं आई के आपके जो क्वेश्चंस थे ना उसको मैं बहुत ज़्यादा बैक मार्क करता था, मतलब 6 से 8 मरतबा क्वेश्चंस कर लेता था। और मैं सर हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा अटेंशन डेफिशिएंसी का भी था मसला, कि मैं ना किताब के ऊपर ज़्यादा देर, बच्चे कहते हैं ना कि मैं बैठा होता हूँ और मैं मोबाइल उठा लेता हूँ 5 मिनट पढ़ने के बाद। ये जो मसले हैं ना भाई, अल्लाह ने ज़िंदगी में ना हर इंसान को 18 और 20 के फ़र्क से बनाया है। कभी इसी इंसान को भी 11 और 20 के फ़र्क से नहीं बनाया। अगर कोई इंसान कहता है ना कभी मेरे अटेंशन डेफिशिएंसी और मैं मोबाइल उठा लेता हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, ये जो मसले हैं ना ये सबके साथ है। ये मतलब अभी भी मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो हर 5 मिनट के बाद मोबाइल पे मैं 30 सेकंड स्क्रीन टाइम दे रहा होता हूँ। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जो है ना प्रिवेल करें, आपने मैनेज करना होता है चीज़ों को। आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, आप हार्ड वर्क करें, आप अपने जो एक लॉन्ग टर्म गोल्स है ना, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है लेट्स सपोज कि भाई मैंने ना कैफ के लेट्स सपोज एक पेपर पास करने आती है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है 6 महीने के लिए। अब शॉर्ट टर्म गोल ये है कि भाई कितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स कितने हैं और सब टॉपिक्स के अंदर सब सेक्शन कितने हैं, मैं डे वाइज प्लान करता था। और मेरे पास एक्सेल की शीट है, मैं जो कि हमेशा से मेंटेन करता था कि भाई अच्छा आज से लेके एग्जाम की डेट तक कितने हमारे पास आवर्स हैं टोटल, और मैंने किस हिसाब को किस तरह से मैनेज करना है, और उसको मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करता होता था। क्योंकि मेरे वाले साहब ने मुझे हमेशा एक ही जो एनुंसिएट किया ज़िंदगी में कि भाई नेवर बी लाइक विक्टिम ऑफ परफेक्शनिज्म, मतलब आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो अगर आप प्लान बनाते हैं और आपको वो वर्कआउट नहीं कर रहा, तो दूसरे दिन तीसरे दिन जाने के बाद आपको अगर लग रहा है कि यार ये वैसे नहीं हो रहा, इट डजंट मीन कि आप उस सारे प्लान को खत्म ही करना। आपको अडेप्ट करना चाहिए। आपको एडेप्ट करना चाहिए, आपको एडजस्ट करना चाहिए। ओके अच्छा क्या मेरे साथ पीछे मैंने ओवर कर लिया, अंडर कर लिया, उसको आप फ्यूचर में एडजस्ट कर लें। तो सर मेरे लिए हिसाब से हार्ड वर्किंग जो है ना वो स्मार्ट वर्क के ऊपर ज़्यादा मतलब आप कहते हैं कि डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट, सर 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। ऐसे अच्छा, उसमें फिर कुरैन अभी आपने कहा कि कॉन्फिडेंस शुरू शुरू में कम था। अच्छा, मुझे तो जो सबसे ज़्यादा विविड मेमोरी है आपकी, जी। जब आपने जो भी मेरे से पेपर्स पढ़े हैं, उसमें पीसीएसई प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का जो हमारा कोर्स था, और अब वो वैसे पीपीई बन गया है, जी। उसमें यार वहाँ तो मुझे आप बड़े कॉन्फिडेंट लोगों में नज़र आते थे। तो बताइए कि उस कोर्स का क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आई कि आपने उसको मैंडेटरी किया होगा है, और बच्चों, मुझे तो ये खैर आइडिया है कि बच्चों को वो कैसे इफेक्ट करता है। आपको उस कोर्स ने कैसे इफेक्ट किया आपकी इवन प्रोफेशनल लाइफ में, ट्रांजिशन के दौरान और बाकी चीज़ों में, ये बताइए। अच्छा सर उसके ऊपर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर आपको याद हो पूरा, तो पहले शुरू के दिनों में मैं इतना वहाँ पे नहीं था। इसके अंदर जो आपका ट्रेनर होता है ना उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके अंदर आपका ये रोल था कि आपने एक कंफर्ट जोन दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी हर बच्चे को, कि वो आके आए स्टेज पर खुद को एक्सप्रेस कर सके। तो पहले दिनों जो चल रहे थे उसमें लग रहा था कि अभी मैं एक्सप्रेस करूंगा तो शायद दबा दिया जाऊंगा, लेकिन जब मैंने ओवर टाइम ऑब्जर्व किया कि लोग आ रहे हैं एंड दे आर लाइक गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर दियर लाइक एक्सप्रेशन, तो फिर मैंने भी कहा कि भाई मुझे भी कोई कुछ नहीं कहने वाला, तो जो मेरे अंदर है वो मुझे दिखाना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो आपकी सक्सेस होती है वो भी आपको टू सम एक्सटेंट एक कॉन्फिडेंस देती है। कि उस टाइम जब मैंने जब पीसीएससी लिया तो वो मेरी कैफ की मतलब आखिरी अटेम्प्ट थी, तो मैं पहले 9 पेपर पास कर चुका था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये भी एक मेरे लिए था कि यार मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो ये चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी। बाकी सर ये चीज़ फॉर्म में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कैफ से जा रहे होते हैं तो आपके पास पीछे कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैफ के अलावा नहीं होता। आपने एसएससी ही की होती है, मतलब एक छोटे से बच्चे ही होते हैं ना यूनिवर्सिटी में। आप लाइक वो 4 सेमेस्टर के बाद आप जा रहे हैं फर्म के अंदर, और फर्म आपको दीजिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, कोका कोला हो गई, नेस्ले हो गया, मतलब लॉट ऑफ कंपनीज, उसके अंदर अब बैठे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं सर, जो कि मतलब 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। अब उनके सामने जाके आपने जो गुफ्तगू करनी होती है ना, तो वो ऐसे नहीं हो पाती, मतलब मेरे से तो नहीं हो पाती, क्योंकि मैं तो एसएससी वाला बच्चा था। इस तरह के जो कोर्सेज है वो आपको फर्म में सीनियर लेवल लोगों के साथ और क्लाइंट साइड पे जाके जो उनके सीनियर पर्सनल होते हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने में और बड़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसके अंदर आई थिंक आप गुड ट्रेनर जो अच्छी तरह ट्रेन करे वो इस कोर्स की लाइक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रेलिवेंट है। अच्छा कुरैन, माशाल्लाह आपके आर्टिकल्स जो हैं वो पीडब्ल्यूसी के हैं, जी तो थोड़ा सा ये गाइड करें हम जो बच्चे हमें सुन रहे हैं कि कैफ के फ़ौरन बाद ये जो आर्टिकल हंटिंग का फेज़ है, ये किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। ऑब्वियसली आपके लिए भी चैलेंजेस होंगे,
इसको ज़रा बताएं कि आपने कैसे आर्टिकल सिक्योर किए, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या था, टेस्टिंग अगर थी तो वो किस लेवल की थी, क्या चैलेंजेस आए, अनसर्टेनिटीज़ क्या थी, तो वो पूरा जो अपना जर्नी है फ्रॉम कैफ टू आर्टिकल्स वो थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा सर, जब मैंने कैफ कर लिया, मैंने फर्स्ट टाइम में कर लिया, उस टाइम ना कंपटीशन था, लेकिन रिलेटिवली आज से वो कम था। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके अंदर ये था कि मेरा ड्रीम था कि मैंने जाना है बिग फोर के अंदर, और ये हर बच्चे का ड्रीम होता है, ये कोई मेरा बकरा नहीं था। ठीक है। और लोग जब कहते थे भी फर्गसन में जाना है, तो मतलब एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि यार ये नंबर 1 फॉर्म में मैं मतलब चला जाऊँ। पाकिस्तान में सुपर, लेकिन हर फॉर्म को आई टी वीकली रैंक करते हैं। तो सर इसमें अब ये था कि फर्गूसन का एक टेस्ट था, वो टेस्ट मैंने मतलब आप जाए, साइकोलॉजिकल टेस्ट पड़े होते हैं, आपको काउंटलेस क्वेश्चंस मिल जाएंगे गूगल के ऊपर, आप वो प्रैक्टिस करते हैं रैंडम बेसिस पे। उस टाइम ऐसे होता था, हमने वो किया। उसके बाद सर इंटरव्यू की हमने प्रॉपर लाइक प्रिपरेशन की कि कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उनका जो सवाल के जवाब थे वो हमने एडवांस में तैयार किए हुए थे। और ये मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू की तैयारी होती है ना, वो 95% में कहूँगा कि रेपिटेटिव किस्म के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इट इज़ समथिंग कि भाई आप प्रिपेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू लाइक परफॉर्म एट नेक्स्ट लेवल। ये 100% सरप्राइजिंग नहीं होता। मैं मतलब रिसेंटली भी जितने जॉब्स के लिए इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 90 to 95% हर इंटरव्यू के सवाल सेम ही होते हैं। सिर्फ 5% की वैरायटी होती है, तो वो आप हर इंटरव्यू से सीखते हैं और उसको पूल में ऐड करते हैं कि अच्छा ये जो चीज़ थी ये मैंने नहीं सोची थी। तो उसके अलावा सर एक बहुत बड़ा मिथ है जो मतलब मैं यहाँ पे भी मेंशन करना चाहूँगा कि रेफरेंस, ये एक बहुत ज़्यादा है। तो इसको सर मैं इस तरह एलेबोरेट करना चाहूँगा, रेफरेंस कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है। रेफरेंस इज पार्ट ऑफ लाइक क्राइटेरिया। आप एक बंदा टेस्ट दे रहे हैं, एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है, और एक बंदे का रेफरेंस है। ये 3 जब क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है ना, तो फिर वो जाके उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो फॉर्म में काम है। जिसमें सर नेचर बताओ रेफरेंस का मतलब, क्योंकि कई लोग समझ रहे हैं जैसे रेफरेंस का मतलब है सिफारिश है, ये अलग है सिफारिश। सिफारिश नहीं है सर, इसके अंदर मैं हमेशा से वर्ड यूज करता हूँ, जो बच्चे भी मेरे से रीच आउट करते हैं ना, वो होता है रेलिवेंट रेफरेंस। अब सर इसके अंदर ये होता है कि हमारा जो कारोबार है ना, मतलब फर्म्स का, उसके अंदर हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आप उसको भाई एक एमएनए से काम नहीं पढ़ सकता। जो एक फर्म का पार्टनर है ना, उसको एमएनए एमपीए से काम नहीं पढ़ सकता। हाँ, एमएनए एमपीए ने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई वास्ता नहीं है वो किसी वजीर या एमएनए एमपीए से बना के रखे। ठीक है। पर्सनल ग्राउंड्स अलग है, लेकिन प्रोफेशनल ग्राउंड्स की आपको बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर सर ये है कि अगर आप इरेलीवेंट किसी अपने आप लेट सपोज के शहर के चेयरमैन की कॉल मिलवा रहे हैं फर्म के अंदर, तो मतलब ये बेतुकी सी हरकत है। आप किसी एमएनए की कॉल मिलवा रहे हैं, एमपी की, मतलब मैं ये आपको फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ। मैं सीए की कम्युनिटी के अंदर 8 साल से फाइनल्स के बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट हूँ। मतलब मैं एक प्लेटफॉर्म पे एज अ सपोर्टिंग टीचर काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। उसके अलावा एक दो ग्रुप भी है जो मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे ये बच्चों के आते हैं क्वेश्चन, सर वो मेरे जानने वाले हैं, वो एमएनए है, वो एक वजीर है, सियासी। इसमें ऐसा नहीं चलेगा, इसमें चलेगा सर रेलिवेंट रेफरेंस। अब ये टर्म्स मैं बच्चों को भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ में मैं बैठा था, ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव पे करूँगा कि रेलिवेंट रेफरेंस का मकसद है कि वो लोग जिनको ना फर्म से वास्ता पड़ता है। ठीक है। इसके अंदर कोई वो बंदा नहीं है जो कि बड़ी पोजीशन में बैठा है वो आपसे रेलिवेंट है। लेट्स सपोज के अब जैसे हमारा फर्म का टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको एफबीआर में काम पड़ते हैं। मेरी हमारी फर्म ने क्यूई भी फर्म है ना, आई गैप की, तो इसके एफबीआर में ताल्लुक पड़ता है। तो अगर आप कोई एफबीआर के बंदे का रेफरेंस दिला देंगे कि भाई अगर वो रेफर कर देगा कि इस बंदे को मैं बच्चे को जानता हूँ, और वो भी पॉजिटिव ग्राउंड्स में कहता है, ये कोई सफारशी निज़ाम नहीं है, या मेरिट इज ऑलवेज देयर, लेकिन ये इंडोर्समेंट होती है किस्म की। अगर आपको रेलिवेंट डिपार्टमेंट एफबीआर का कोई बंदा कह देता है फर्म को कि भाई आई नो हिम पर्सनली, ही इज अ गुड कैंडिडेट एंड ही कुड लाइक गिव फ्यूचर पोटेंशियल बेनिफिट्स टू द फर्म, तो वो फिर उसको कंसिडर करते हैं। इसमें मैं अमूमन बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर घर में कुक भी रखना हो तो आपको जानने वाले से पहले पूछते हैं कि इंसान कैसे है, ऐसे अच्छा है या बुरा है, इसका यहाँ तक की रोल है। और मेरा ख्याल है अगर आप मैरिट पे आते हैं तो इतना छोटा मोटा रेफरेंस तो हमारे जैसे ना चीज़ों का भी चल ही जाता है। ऐसे ही है। मतलब कई बच्चे हैं जो हमारा नाम भी लिख देते हैं और ऐसे बिल्कुल बिग फोर में ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसी है। तो अच्छा कुनैर, यहाँ पे थोड़ा मैं रोकूंगा, मुझे बताइए कि जो आपका इंटरव्यू था जी वो क्या था? वंस आप टेस्ट पास कर जाते हैं जी तो आपका इंटरव्यू के क्या चैलेंजेस होते हैं, मतलब उसके पे थोड़ा एलैबोरेट। सर इंटरव्यू के अंदर ये होता है कि पहली बात मैं कहूँगा कि आप जब बड़ी फर्म में जा रहे हो तो बिग फोर में, वहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एक तो पहली बात है कि आप अगर मैं कहूँ कि 4 अटैम्प्टों में सीए करके जा रहे हैं, तो आप जब वहाँ पे जाते हैं तो 3 अटैम्प्टों में कैफ वाले भी बैठे होते हैं, 1 अटैम्प्ट में भी, मतलब 1 साल के अंदर भी 2 अटैम्प्टों में करने वाले बैठे होते हैं लोग।
एक तो आप पैसे दे के वो हो जाते हैं नर्वस कि यार ये मतलब बंदा नेक्स्ट लेवल नहीं, अब उस बंदे से इंस्पायर आपको होने की जरूरत है भी सही और नहीं भी है, क्योंकि समटाइम ऐसे जो लोग होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस वो ए लेवल से बैकग्राउंड से होते हैं और उनकी ये जो हिस्ट्री होती है ना इकोनॉमिक्स की, बिजनेस मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, वो पहले से ही होती है। तो अब उनसे अब तो एक तो वो है, और दूसरी बात ये है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है लाइक लम्स IB का बच्चा भी वहाँ पे इंटरव्यू देने आया बैठा होता है, और वो जो बच्चा होता है सर वो इंतहाई मतलब एक ग्रूम्ड बच्चा होता है। इसके सॉफ्ट स्किल्स रिलेटिवली बेटर होते हैं, हमारे टेक्निकल स्किल्स रिलेटिवली बेटर होते हैं। यस 4 साल मतलब वो लगा गया था यूनिवर्सिटी में, तो उसको प्रेजेंटेबल बहुत ज़्यादा होता है, इवन दो कि ड्रेसिंग भी एक बहुत बड़ा ना रोल अदा करती है। मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करूँगा कि मेरी ड्रेसिंग फर्म के पहले साल 2 अच्छी नहीं रही, और ये मतलब मैनेजर्स है मेरे एक दो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे पर्सनल ग्राउंड्स पे आके कहा है कि यार तुम जो है ड्रेसिंग ज़रा अच्छी किया करो। मतलब उनकी गाइडेंस थी, और उन्होंने मुझे सीजन था सूट्स हर रिस्पेक्ट का, वो उन्होंने उस बंदे ने मुझे रिकमेंड किया था, और वो मैंने पूरा देखा था उनके कहने पे। तो वो एक चीज़ थी। और इंटरव्यू के अंदर सर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो इंटरव्यू के अंदर आगे आपका जो पहले इंटरव्यू होता है उसके अंदर डेफिनेटली मैनेजर्स वगैरह से ही होता है, सीनियर मैनेजर, और दूसरा इंटरव्यू होगा पार्टनर्स के साथ होता है। तो बेसिकली वो मैनेजर्स वगैरह जो, अब मेरा एक कल्चर है उसके अंदर एक सर, अब मेरी फर्म का मैं अपनी फर्म का जानता हूँ फर्गसन का, उसके अंदर ये है कि मैनेजर्स और जो सीनियर मैनेजर्स लेवल के लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक तो आपका एटीट्यूड टू वर्क कैसा है। दे ट्राई टू टेस्ट यू अंडर डिफरेंट वर्क लाइक सिनेरियोस, कि भाई आपका एक वर्क के अंदर ये होगी, आपकी सीनियर से लड़ाई होगी, आपकी जूनियर से लड़ाई होगी, आपकी सीनियर कोलीग से लड़ाई होगी, आप क्लाइंट से डिसएग्री करते हैं किसी बात के ऊपर। तो एक तो वो इन सवालों की जो है ना जवाब एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टू द वर्क। और सर जो दूसरी चीज़ है उसके अंदर ये है कि वो करंट अफेयर्स के ऊपर भी थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब जब मैं गया तो उन्होंने पूछा कि भाई डॉलर का क्या रेट चल रहा है, ठीक है, 1-2 रुपये गए, तो उन दिनों चीनी का ना बहुत ज़्यादा वो चल रहा था स्कैंडल वगैरह ना, आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है। तो उस बच्चे से पूछा कि भाई ये जो चीनी का सारा केस चल रहा है, मतलब तो ये शुगर का, इसके अंदर मतलब तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और शुगर की प्राइस कितनी है उस टाइम। तो अब वो ऐसे जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए। अब वो, और उसके अलावा वो आपसे थोड़ा सा आपका ओपिनियन जानने के लिए कि आप किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंक्लाइंड तो नहीं है, तो वो आपके पॉलिटिकल व्यूज़ और इंटरनेशनल व्यूज़ के ऊपर भी ओपिनियन लेते हैं। लेट्स सपोज के रशिया यूक्रेन की वार जा रही है, या लाइक किसी भी कंट्रीज़ की वार जा रही है, तो आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, पाकिस्तान के अंदर कौन सी पार्टी बेहतर है। तो इन सवालों के जवाब में मैं कहता हूँ कि आप अगर किसी चीज़ के बेहद शदीद सपोर्टर भी है ना, तो आपको सपोर्टिंग इंटरव्यू में नहीं लानी चाहिए, आपको एक न्यूट्रल आंसर देना चाहिए, और वो जो है बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। तो ये सर इसका जरा एक अच्छा, फिर कौन है ना, आपने एक और बड़ा डिफरेंट डिसीजन लिया। नॉर्मली जो लोग आर्टिकल्स में जाते हैं, हमारे ख़ास तौर पे जो CA के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, ACC के बच्चे ज़रा फ्लेक्सिबल हैं इस सिलसिले में ज़्यादा, मेरे एक्सपीरियंस में वो कहते हैं कि हमने ऑडिट में ही जाना है, आर्टिकल्स में, या फिर हमने दूसरा उनका होता है कि तो टैक्स में जाना है। आज ERP एक बड़ी डेवलप्ड फील्ड है, बच्चे हमारे बड़े जा रहे हैं। एट दैट टाइम आपने ERP चूज़ किया, ये डिसीजन कैसे लिया, एडवाइस किससे ली, और आज आप इस डिसीजन से किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, और आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर इस ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो हमेशा से ही मतलब एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। मेरी जर्नी जो CA की थ्रू आउट जर्नी ही इंटरेस्टिंग रही है। मैं जब फर्म में गया फर्गसन में, तो उन्होंने मुझे एलोकेट किया पहले 1.5-2 साल के लिए GRMS डिपार्टमेंट में, जिसको कहते हैं हम ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशंस, और उसके अंदर हम लगा रहे थे ERP लाइक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो सर जब मैं पहले गया तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये है क्या। अब लोगों से ओपिनियन लिया। अब लोग देखिए, ज़िंदगी में मैं ना एक चीज़ इस पॉडकास्ट में कहूँगा, ये एक वाइडर ऑडियंस सुन रही है, ज़िंदगी में ना कोई चीज़ फजूल नहीं होती। ये जो लोगों का ओपिनियन होता है ना भाई, अगर एक फर्म में एक डिपार्टमेंट चला रही है ना, उसके अगर 8 पार्टनर है, और 8 पार्टनर के नीचे 50 लोगों की मैनेजमेंट की टीम है, जिसके अंदर डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स की टीम है, सुपरवाइजर्स की, तो उनका जो पे रोल है ना वो अच्छा खासा पे रोल है। ठीक है, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उसके अच्छे खासे हैं। उसके बाद उसके अदर बेनिफिट्स लाइक गाड़ियाँ वगैरह भी उन्होंने हर चीज़ मेंटेन करके दी हुई, इंश्योरेंस वो भी अच्छी खासी कॉस्ट है। अगर उसका स्कोप ही नहीं है ना, तो वो फिर कैसे बैठे मैं, हाँ, ज़ाहिर है ये मेला कैसे सजा ये हुआ है। मेरा कैसे सजा हुआ है। अगर स्कोप ही नहीं है तो वो फिर ये इतनी पार्टी कैसे कर रहे हैं, वो मतलब 8 पार्टनर वो फॉर्चूनर कैसे दी हुई है उन्होंने। ठीक है, मतलब इधर तो एक बंदा लेने का नहीं सोच सकता ना। तो सबसे पहली बात ये इस मिथ से निकल आएगा सर लोग क्या कहेंगे। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई फील्ड भी इरेलीवेंट है। सर ERP के अंदर गया तो वहाँ पे जो है ना, पहले तो अजीब सी चीज़ लगी कि वो IT की चीज़ थी।
अच्छा वहाँ पे ERP सिस्टम ओरेकल, सैप, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, ये जो ना ओडो ये चल रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या है, अब मैं तो अकाउंटिंग की फील्ड से आया हूँ, मतलब मैंने तो डेबिट क्रेडिट पढ़ा है, ऑडिट पढ़ा है, मतलब फाइनेंस पढ़ा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी थी। बट मैंने फिर जो है ना रब्ता किया एक मतलब प्रोफेशनल लोगों से जो उस फील्ड से गुजर चुके थे। मैंने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि यार ये वो फील्ड है जिसके आपको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हाँ अंडरस्टैंड करने में, तो आपने गिव अप नहीं करना। सर फिर मेरी जर्नी कंटिन्यू रही। 6 महीने के अंदर मेरे पेशेंस के साथ हर चीज़ को मतलब देखा, ऑब्जर्व किया क्लोजली कि अच्छा ये काम किस तरह करता है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ERP की फील्ड वो फील्ड है कि इसके अंदर जो दो फंक्शन साइड्स होती हैं, एक होती है आपकी IT वाली साइड, वो कर रहे होते हैं आपके CS BS जो कंप्यूटर के अंदर स्पेशलाइज होते हैं, और आप बेसिकली होते हैं बिजनेस एक एनालिस्ट और बिजनेस एक्सपर्ट, आपके पास बिजनेस का नॉलेज है। और वो भी ERP के किसी भी मॉड्यूल के अंदर, लेट्स सपोज कि वो ओरेकल का कोई मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल है, तो उसके ऊपर जो बैकग्राउंड पे प्रोसेस चल रहा है ना सारा, कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस किस तरह चलता है, कॉस्टिंग किस तरह होती है, जनरल लेजर में जाकर वो किस तरह हिट करता है, तो उसकी जो सारा डिज़ाइन है वो आप करेंगे। आप बिजनेस एक्सपर्ट हैं, वो CA ACCA वाला बंदा ही करेगा। तो आप बेसिकली आप जाते हैं क्लाइंट के पास, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, ओके आपको सिस्टम में ये चाहिए, इस तरह की रिपोर्ट्स चाहिए। उसके बाद आप आते हैं अपने IT वाले को कहते हैं कि भाई ये आप बनाए, उसके बाद वो बना के देते हैं। उसके बाद यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट दैट लाइक कोल्ड वाटर। उसके बाद टेस्ट करने के बाद आप क्लाइंट के पास जाते हैं और उसके बाद क्लाइंट को कहते हैं भाई चेक कर लो, इस तरह बनाए। क्लाइंट टेस्टिंग करता है, उसके बाद उसकी हम करते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और वो बड़े वाइडर लेवल पर होती है। तो सर ERP जो फील्ड है ना, इसके अंदर अब अगर मैं इसकी की एस्पेक्ट्स की बात करूँ, एक तो ये ऑडिट से बहुत बेहतर है। अब करंटली मैं खुद भी ऑडिट पे हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग आई मिस इन माई लाइफ कि मुझे जो है ना 1.5 साल बाद ERP से कैरियर स्विच करना ही नहीं चाहिए था। हर फील्ड अच्छी है, मैं किसी फील्ड की वो नहीं करने के लिए बैठा हुआ यहाँ पे तस्लीम, लेकिन ये है कि इसमें ना आपको सरप्राइज मिलते हैं ERP में। आपकी जो हर दिन होता है ना, वो आप नया कुछ सीख लें। ऑडिट के अंदर तो भाई स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर है, वो बन गया, जब तक क्लाइंट ने रोटेट नहीं होगा वो तो वैसे ही चलेंगे ना। क्लाइंट जब रोटेट होगा 5 साल बाद, फिर वो 5 साल बाद वापस आएगा, तो वो फिर पुरानी फाइल्स पड़ेंगी, तो कंट्रोल CV लग के आपको चल रहा है। ठीक है, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स के अंदर जजमेंट के जो इतना वर्ड लिखा हुआ है ना, वो जजमेंट यूज़ ही नहीं होती। और अब तो वो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होगी, क्योंकि जब से ChatGPT और बेटा हर फर्म के पास आ चुकी है। तो वो ना एक रेपिटेटिव किस्म की चीज़ है। और ऑडिट की फील्ड के अंदर आपके बंदा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अब जॉब्स भी उसकी कम आ रही है, अब बंदा भी बहुत ज़्यादा है, और आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो भी इनसाइड पाकिस्तान है, आउटसाइड पाकिस्तान एज कम्पेयर टू ERP के बहुत कम है। और ERP के अंदर मैंने ये देखा कि एक तो जो है ना, आप ऑडिट के अंदर ना हायरार्की बहुत बड़ी है, और आप लिटरली मैं अपने आर्टिकल के 3.5 साल के आखिरी 6 महीने में पहली बार उस पार्टनर से मिला जिस पार्टनर के लिए मैं काम करता था। मतलब कुड यू बिलीव कि मैं मतलब 3.5 साल लगाने के बाद आखिरी 6 महीने में उस पार्टनर को पहली बार मिला जिसके अंडर में काम कर रहा था मैं, जिसपे कहता था यार मैं इस ग्रुप के पार्टनर का बंदा हूँ, और वो भी मैं रिव्यू कराने गया एज अ सीनियर। और ERP वो फील्ड थी जिसमें पहले 3 महीने के बाद मैं पार्टनर को फाइल प्रेजेंट कर दी कि ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, क्लाइंट को आगे प्रेजेंट करनी है, आप चेक करें। तो मतलब ये वहाँ पे भी लोगों के साथ डिस्कशन होती थी कि यार ये वो फील्ड है जो आपको CA मैनेजमेंट के सामने ना जल्दी एक्सपोज करती है और आपकी ग्रूमिंग के अंदर ज़्यादा किरदार अदा करती है। मैं बड़े बड़े बैच की ERP इम्प्लीमेंटेशन में रहा हूँ, और वहाँ के जो ग्रुप हेड लेवल के लोग थे, मतलब HR के मॉड्यूल्स मैंने किए हुए, तो HR के जो ग्रुप हेड थे, ठीक है, उनके साथ मैं जाके बैठता था, और पहले दिन से ही मैं उन लोगों के साथ जाके बैठता था। और वो लोग थे जो पाकिस्तान में मतलब कितने पता नहीं 1000 लोगों को लीड कर रहे थे, वो ग्रुप हेड थे, मतलब कंट्री ग्रुप हेड। और उस बंदे के साथ एक कैफ पास्ट बच्चा जाते साथ ही फर्गूसन की तरफ से 6 महीने में बैठा हुआ है, और वो सारा का सारा मॉडल समझ रहा है HR का, और वो इम्प्लीमेंट करवा के दे रहे हैं। तो वो जो आपकी एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग आती है ना ERP के अंदर, वो आपको ऑडिट में आते हुए बहुत टाइम लगता है। ऑडिट के अंदर आप अकाउंटेंट से जाके मिलते हैं, और CFO से तो मतलब आप वो नहीं मिलेंगे, आप वो पार्टनर ही मिलेंगे, क्योंकि CFO और पार्टनर लेवल की आपस में मैच होती है। मतलब नॉर्मली कम ही होता है कि आप CFO से जाके पूछ रहे हो, ज़्यादातर आपका काम मैनेजर और अपॉइंटेड ही करा रहा होता है। बिल्कुल। तो उसके बाद भी सर अगर इसके बाद की लाइफ देखें तो बहुत अच्छी है। मैं लिटरली ये मतलब आपको 200% अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि मेरे ERP के जितने भी दोस्त थे ना, जितने भी, वो ज़्यादातर ACCA के लोग थे, CA का लोग काम नहीं आते। सर उनका जो इस टाइम कैरियर प्रोस्पेक्ट है ना, वो ऑडिट वालों से सऊदी दुबई मार्केट की बात करो ना, तो वो उनसे 1.5 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद ऑडिट एक्सपीरियंस। और ACCA क्योंकि CA वाला है ही काम,
मतलब इसमें सीए वाला भी कम आता है, आई नो, लेकिन आते कम है। मैंने इसके क्वेश्चन में भी ये कहा था पहले, एसीसी वाले तो ज़्यादा आते हैं। एसएससी वाले ज़्यादा आते हैं। मेरे एसएससी के क्वालिफाइड दोस्त ईआरबी एक्सपीरियंस के साथ 1.5 गुना से 1.75x तक ऑडिट वालों से ज़्यादा पे आता है। और जो मेरे दोस्त ईआरबी करके यूरोप में गए हुए हैं, मतलब ठीक है, उनका जो कैरियर प्रॉस्पेक्ट है ना, वो इस टाइम डायरेक्टर बन गया है। मतलब फ्रेंच जर्मन फर्म में वो डायरेक्टर्स बन चुके हैं। स्कैस मुल्तान के बहुत बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इसमें ईआरपी में बड़ा एक्सेल कर रहे हैं। अच्छा, आप आते हैं ज़रा एक बड़े मेन क्वेश्चन के। जी। कौन है, काफ़ी लोग हैं जो अब मेहनत कर रहे हैं और ड्यूरिंग आर्टिकल्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है सर। आपने मेरे ख्याल है जब क्वालिफाई किया ड्यूरिंग आर्टिकल्स, ये उतना कॉमन नहीं था, नंबर 1। ऐसे यार, नंबर 2, उसमें से भी आपने बहुत जल्दी किया। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि शायद आप यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। जी सर। अब शायद वो दिनों से ऊपर नीचे हो गया हो। तो एक को ये बताओ कि ये ड्यूरिंग आर्टिकल्स जब वर्कलोड भी है, क्वालिफाई करना है, आप लेट सिटिंग्स कर रहे हो, और ये क्या कहानी सच है कि आप यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और ये क्या सिनेरियो है, ये पूरी तरह जर्नी बताओ। अच्छा सर, इसमें ना ये है कि सीए के अंदर ना मैं एक चीज़ समझ चुका था बहुत जल्दी। वो ये है कि ये एक वो दर्द है जिसको आप चाहे तो बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा, ना चाहे तो ये पूरी ज़िंदगी चलता ही रहे। तो जब मैं आर्टिकल में था ना गया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अब 8 पेपर रहते हैं फाइनल के और ये करने हैं। उस टाइम में मेरी जो पहली अटैम्प्ट थी वो थी 2 साल बाद। ठीक है, मतलब अब तो मेरे पास साल बाद होगी, स्कीम चेंज हो गई है। बिल्कुल। तो मैंने 4 पेपर उठाए, अकाउंटिंग, ऑडिट, एसपीएम और बीएफटी। अच्छा सर, इसके पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको ये भी कहूँगा इन पेपर्स का कॉम्बिनेशन कोई बच्चा अगर देख रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑडिट और अकाउंटिंग हमेशा इकट्ठे उठाने चाहिए, और एसपीएम और बीएफटी हमेशा इकट्ठे ही उठाने चाहिए। इनको मतलब आपने अलग से कभी भी नहीं उठाना। उसके बाद मैं 4 पेपर ये प्रिपेयर करता रहा। क्लाइंट मतलब नया दिन थे, मेहनत भी करनी पड़ रही थी, लेट स्टिंग थी, लेकिन सर मैं पहले दिन से ना कंसिस्टेंट था। जिस दिन मेरा फॉर्म में पहला दिन था ना, उसी शाम को मैंने अपना पहला लेक्चर लिया था। और उसके बाद जब तक मेरे लेक्चर खत्म नहीं हुए, मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं है जिसमें मैंने लेक्चर को स्किप किया हो। चाहे मैं रात को 10 बजे भी आता था, 11 बजे भी आता था, 12 बजे भी आता था, मैं लेक्चर लेता था। अब इसमें मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मैं आर्टिकल में किस तरह पढ़ा हूँ, तो वो मेरी जो है स्टोरी को एक तो अनरियलिस्टिक समझते हैं। वो कहते हैं भाई जो ये तुम कर रहे हो ये हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो मोटिवेशन होती है वो आपके पीछे हालात होते हैं। अगर आपके हालात इस तरह के हैं तो वो आपकी हालात से बढ़ के कोई अच्छी मोटिवेशन दुनिया में नहीं होती। तो मेरे तो हालात थे कि उन्होंने मुझे कंपेल किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। ठीक है, तो अब उसके अंदर सर टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। आप फार्म से जब डेली वापस आते हैं घर, तो आप बैठ के सुकून से पढ़ सकते हैं। मतलब डेली तो लेट सेटिंग होती ही नहीं है ना। ऑडिट की भी सीजन में लेट सेटिंग होती है। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो कि भाई लेट सेटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका ट्रैवल टाइम है बाइक के ऊपर, तो सर मैं तो ये करता था कि मैं अपने थ्योरी के पेपर उस टाइम जब मतलब था, क्रैमिंग अगर करनी होती थी, कोई चीज़ याद करनी होती थी या कोई की पार्ट्स याद करने थे, तो मैं खुद की रिकॉर्डिंग में रात को वो वॉइस नोट सेव कर लेता था। और डेली अगर मेरी 45 मिनट की ड्राइव होती थी बाइक के ऊपर, राइड पे जाता था, तो मैं हेडफोन लगा के सुनता जाता होता था खुद की आवाज़ को। तो मेरा टाइम अच्छा खासा सेव होता था। अगर क्लाइंट की सर्विस पे जा रहा हूँ तो फिर तो मैं किताब पीडीएफ खोल के बैठ जाता था, वो बार बार पढ़ता रहता था। चलिए ठीक है, मैं इफेक्टिवली 4 सफ़े नहीं पढ़ सकूंगा 1 घंटे ट्रैवल टाइम में, आधा सफ़ा भी पढ़ लेता हूँ। तो मैं जब शाम हो जाऊँगा, मुझे उस आधे से आगे स्टार्ट करना है। उसके बाद क्लाइंट के आपको ऑफिस में ब्रेक आवर्स मिलते हैं, आपको डेली घंटे की ब्रेक मिलती है। आप घंटा आप खाते तो नहीं रहते ना, मतलब एक रोटी खाने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब आप पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, आप बैठे हैं ग्रुप के अंदर 10 बंदे, और उसके बाद पिज़्ज़ा खा के भाई आप डायरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, पार्टनर को डिस्कस कर रहे हैं, क्लाइंट को डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो आप अपने कैरियर के साथ ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके बन ले रहे हैं। तो अगर आप फर्म की मतलब डेली फर्म की या क्लाइंट की जो घंटे की ब्रेक भी है ना, अगर आप इसको 6 महीने का लें, तो ये सर 5 दिन मतलब ये अच्छे खासे 100+ आवर्स आपके बनते हैं, जो कि आप किसी थ्योरी सब्जेक्ट की कंजप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का सर टाइम मैनेज किया मैं, मतलब कंसिस्टेंट रहा, मतलब कोई दिन भी स्किप नहीं किया। और पहले मैंने जाते साथ ही 2 पेपर पढ़े 6 महीने के अंदर। जब 2 पूरी हो गए लेक्चर, तो फिर मैंने सर तीसरे के लेक्चर स्टार्ट किए। ठीक है, और फिर मैं 2 को रिवाइज करता था और तीसरे के लेक्चर लेता था, उसको भी साथ पढ़ता था। फिर जब तीसरा हो गया, फिर चौथे के लेक्चर लिए, पिछले 3 साल, और एंड पे 6 महीने 2 साल थे, तो फिर मैंने सर 4 पेपर को रिवाइज किया। और आखिरी वाले जो एग्जाम लीव्स होती हैं, मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि आप उससे पहले एटलीस्ट 2 बार रिवीजन कर चुके हो, चाहे वो कैफ का बच्चा है, चाहे वो फाइनल का बच्चा है। ये मैं एक हार्ड वर्किंग बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो एवरेज माइंड सेट होगा, मेरी तरह का बच्चे हैं। मेरे से बहुत बेहतर लोग भी हैं, स्मार्ट लोग हैं,
उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने एवरेज माइंड जो हार्ड वर्किंग लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि आप जो है ना कोशिश करें कि आपकी जो है ना जब एग्ज़ाम डी स्टार्ट हो या आप पेपरों के लिए जब घर बैठे तो आप उससे पहले 2 बार सिलेबस से गो थ्रू कर चुके हो। एक बार आप वेरी डिटेल्ड और एक बार बेशक इतनी डिटेल में नहीं, आप हेलीकॉप्टर व्यू से कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको करना नहीं चाहिए। तो ये आश्योरेंस देते हैं इस बात की कि ये बच्चा ना फर्स्ट अटेम्प्ट मटेरियल है, ठीक है, कि अगर वो 2 बार की बैठे, क्योंकि वो 2 बार रिवीजन फिर अपने आप में कर लेते, तो 4 बार आप कर लेते तो सफिशिएंट, गुड टू गो। उसके बाद सर जब मैंने पेपर दिए 4 मेरा रिजल्ट आया, तो हमारी फॉर्म में टोटल 6 लोग थे पूरी फर्गूसन में, कि जिनके 4 पेपर पास हुए थे। तो उसके बाद सर फिर 4 पेपर मेरे सीए के रह गए थे। तो फिर मैंने उस टाइम उस साजा का आपसे पूछा, सर काशिफ से पूछा, अपने वाले से पूछा कि भाई ये जो है ना मैंने बकाया 4 रहते हैं, क्या करना है। मैं मैविड से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि क्वाइट रेयर है, लेकिन तुम कर सकते हो अगर चाहो तो। अब मैं जब फॉर्म में गया तो वहाँ पे लाम्स के बच्चे भी घूम रहे थे, ठीक है, और आपके ए लेवल्स वाले बच्चे भी घूम रहे थे। मतलब उनका जो है ना कॉम्पिटेंस लेवल हमसे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं तो उन लोगों को हमेशा बैक मार्क करता था, नहीं देखते ना भाई इस निगाह से कि यार इसके लेवल तो मेरे से बहुत ही ऊपर है ना, तो उन लोगों को तो हमेशा इस निगाह से ही देखा जाता है कि अच्छा यार, अच्छा इसका ये वाला पेपर फेल हो गया, टैक्स का, अच्छा इसका सीला का हो गया, यार ये नहीं कर पाया तो मैं अब मेरी अटैम्प्ट में एक बंदा था जो कि कैफ में गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके 3 गोल्ड मेडल थे और 5 से 6 मेरिट सर्टिफिकेट थे। जब हमने फाइनल के पेपर दिया ना, उसका 4 पेपरों में से एक पेपर ऑडिट का उड़ गया। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि इस बंदे का फाइनल में भी गोल्ड मेडल आएगा, क्योंकि इसकी जो कैफ की हिस्ट्री है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर है, तो इसका गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन उसका ऑडिट उड़ गया, मतलब फेल हो गया वो बंदा ऑडिट के अंदर। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात थी। तो जब आप दूसरी बार 4 उठाने थे ना, अब पहली बात है ये कि पहला जो रिजल्ट आया वो 1.5 महीने बाद आया। अब मेरे पास टोटल थे 4.5 महीने, और मेरा क्लाइंट भी चल रहा था ऑडिट। तो उसके अंदर सर फिर मैंने क्या किया, मैंने मतलब लेट स्टिंग भी चलते थे, लिटरली मुझे याद है कि हम रात को 3-3 बजे वापस आ रहे थे। लेकिन बस ये कि मैंने इफेक्टिवली फिर 4 पेपर उठाने का फैसला कर ही लिया। मैंने कहा फेल हो जाएगा तो अभी तो आर्टिकल रहते हैं, तो मैं बाद में दे दूंगा। उसके अंदर सर फिर ये था कि मैं फिर अपनी नींद कंप्रोमाइज़ की, मतलब मैं भी नींद सोना कम कर दिया, ठीक है, दोस्तों से मतलब कट ऑफ कर दिया 4 महीने के लिए, मतलब बिल्कुल सीन से जैसे गायब कहते हैं ना कि आप बंदा ऑफिस आ रहे हो सिर्फ पढ़ रहे हो, उसका वो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो वो 4 पेपर मैंने पढ़ के किस ना किसी तरह एग्जाम लीज में मेहनत शरत करके जब 4 पेपर दिए, तो मुझे था कि भाई पता नहीं हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो मैं क्वालिफाई कर गया था, और ये एक मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं था कि भाई उर्दू मीडियम वाला बच्चा और एक इतनी मतलब साउथ पंजाब एक छोटे से शहर से मतलब ताल्लुक़ रखना, और एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं उस फॉर्म में उस इन्वायरमेंट में जाके कम्पीट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी जो कॉम्पिटेंस लेवल उन्हें बहुत ज़्यादा है मेरे से। और मैं अपने बैच में इससे भी पहला बंदा था जिसने 4+4 करके 2 अटेम्प्टों में क्वालिफाई किया था। तो आई थिंक इस सारी चीज़ों में ना एक्सक्यूजेस मतलब निकाल नहीं होने चाहिए लाइफ में। अगर आप करना चाहते हैं ना सब कुछ, तो एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। अगर आपकी आंखें काम करती हैं, आपके हाथ काम करते हैं, आपका दिमाग काम करता है ना, अगर आपका जिस्म का हर एक हिस्सा नॉर्मल इंसान की तरह काम करे, तो यू आर परफेक्ट। बाकी ये जो गुर्बत वगैरह होती है, पैसों के फाइनेंशियल स्ट्रेस होते हैं, कुछ लोगों के इमोशनल स्ट्रेस चल रहे होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। आपको एक्सक्यूजेस नहीं लाने चाहिए लाइफ में। और दूसरी बात, जिन लोगों की पीछे से रीजन स्ट्रांग होती है ना, उनकी फिर एफर्ट्स भी स्ट्रांग होती हैं। अगर आपको लोग कहते हैं कि भाई हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेशन दो, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप फिर आपकी पीछे रीजंस ठीक नहीं है। आप अपने रीजंस, जिन रीजंस की वजह से आप ये चीज़ें कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है, आप उनको मजीद स्ट्रांग करो। अगर वो स्ट्रांग नहीं हो रही तो आप छोड़ दो, क्यों आप जलील होते रहोगे इसी तरह। और इसके अलावा सब कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हार्ड वर्क। लिटरली सर मुझे भी ना एक पेज को ना याद करने में बड़ी स्ट्रगल होती है। मैं पूरा घंटा लगाता हूँ, 1.5 घंटा, फिर भी याद नहीं होता, फिर भूल जाता है। अब बच्चा कहते हैं मैं क्रैमिंग करता हूँ, मुझे भूल जाता है। मतलब ये अक्सर सवाल आता है मैं क्रैमिंग करता हूँ। भाई आपने जब एक बार एक सफ़े को क्रैम कर लिया ना, एग्जाम डे तक आपने उस सफ़े को पढ़ते रहना है। चाहे आपने 6 महीने के स्टार्ट में वो एक सफ़ा क्रैम किया ना, आपने 6 महीने डेली उसको देखना ही है। एंड पे जाके वो आपके 15 सेकंड ले रहा होगा, आपको उसके कोने भी याद होंगे, अच्छा दी इज एम आर सफ़े की इस कोने पे लिखा हुआ है। लेकिन ये कि क्रैमिंग का मतलब आपने एक बार याद कर लिया ना, वो फिर आपने उसको बस देखते रहते हैं, वरना भूल जाएगा, वो 0 पे चला जाता है। तो ये एक सर मेरी जर्नी की जो है ना इमेज थी। बाकी आप पूछे आगे। अच्छा, इसमें फिर जिस दिन क्वालिफाई किया वो दिन ज़रा एक्सप्लेन करो। घर में बंदा बताते हैं, ऑब्वियसली एक बहुत खुशी की बात होती है,
वो और नॉर्मली हमने देखा है कि जज्बात बड़े हाई होते हैं और फिर ये भी होता है कि खाने भी बड़े खिलाने पड़ते हैं। तो बताओ वो ये क्या था जब क्वालिफाई कर लिया, पहली कॉल किसको की, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और फिर अगर बाद में जब कॉन्वोकेशन होता है उस पर आप जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा सा समराइज करके बताओ। क्वालिफिकेशन का जिस रिजल्ट था वो बहुत बड़ा मतलब दिन था, पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, सुबह मैं 5 बजे सोया। और दूसरी बात है कि मैंने ना सीए के पेपर्स में आज तक अपना नंबर दिया ही नहीं है आई के रिजल्ट के लिए। मैं हमेशा से देता है अब्बू का नंबर, क्योंकि मेरे बिना इतना वो नहीं है था कि भाई मैं आई के जब भी मैसेज सुबह से वोट के देखूँ, मेरा AFC से लेके फाइनल्स तक अब्बू का नंबर ही चलता था। तो मैंने अब्बू को बताया हुआ था कि भाई कल फाइनल का रिजल्ट है। तो 5 बजे तक मैं सो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, भाई पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो सुबह जो है ना 9 बजे जब रिजल्ट आया, अब्बू ने आगे उठाया, तो एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी मेरे लिए कि मेरे वालिद साहब मतलब हयात हैं और मेरी वालदा भी हयात। ये एक बहुत बड़ी है, इसको मैं ब्लेसिंग समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेरी एक बहुत बड़ी कामयाबी देखी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने जो सबसे पहली कॉल्स की ना, मैंने वो अपने उस्ताज़ा को की, क्योंकि आई थिंक कि उनके बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। ठीक है। और उसके बाद उस टीचर को मिलने गया जिन्होंने मुझे 9th क्लास में कहा था कि यार मतलब तुम कुछ कर सकते हो, जिसकी वजह से मैं मतलब 10th क्लास में 500 नंबर अबव किया था। आज उनकी वजह से ही मैं मतलब यहाँ पे सीए करके बैठा हूँ, कि उन्होंने कहा था यार तेरे अंदर पोटेंशियल है। तो मतलब अगर इस कोई वीडियो को कोई टीचर भी देख रहे हैं, तो अगर मतलब उनकी है तो थोड़ा सा बच्चों को डिस्करेज करने में, तो आपकी जो आवाज़ है ना मुंह से निकलने वाली, वो बहुत वैल्यू रखती है। आप तो बेशक अपने लिए एक आम इंसान है ना, आपके लिए तो बेशक नहीं है कि भाई ठीक है मैं एक आम इंसान हूँ, मेरी आवाज़ क्या ही अहमियत रखती होगी, लेकिन एक जो उस्ताद होता है ना, अगर वो किसी बच्चे को कह देता है कि भाई तो पढ़ने के काबिल नहीं है, अगर वो अच्छा खासा बच्चा भी होगा ना, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा होगा कि वो ज़ाया हो जाएगा बच्चा। तो मैं उस्ताज़ा को कहता हूँ कि ज़िंदगी में मतलब जो भी अपने मुंह से निकाले ना, वो अगले बच्चे की लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मतलब जो 9th क्लास में मेरे टीचर थे वो मुझे कहते थे कि भाई तू नहीं पढ़ सकता, तो बैग वहीं रहे तो पीछे ही बैठ। मतलब मैं उनको फिर मैं मिला तो उनको कहता था कि यही कि बस आप सर ये केयरफुल रहा करें कि आपकी जो आवाज़ है ना, वो किसी बंदे की ज़िंदगी की शेप भी कर सकती है, उसको बिगाड़ भी सकती है। तो फिर मैं उन सर से जाके मेरे वो बहुत खुश हुए। उसके बाद ऑब्वियसली सारे दोस्तों को बताया, और फिर ऑब्वियसली जब ये सक्सेस इतनी रेयर थी, तो फिर सोशल मीडिया पे भी जो ग्रुप्स वगैरह थे, तो उन्होंने लोगों ने रीच आउट किया। और मतलब अच्छा खासा एट दैट टाइम जब मैंने क्वालिफाई किया था, तो पूरी पाकिस्तान की सीए कम्युनिटी में मेरा एक बार नाम फैला था। कराची से लेकर गवादर तक ही एक लड़का है और जिसने मतलब 4+ स्टार करके फर्गूसन से क्वालिफाई किया। तो फिर एक एक्साइटमेंट ये भी थी कि आर्टिकल के आखिरी जो साल उसमें स्टाइपेंड उस टाइम हो गया था 65,000। तो मतलब अब वो गरीब आदमी जो कि अंडे का बर्गर खाते थे 13,000 रुपये में स्कूटी पे घूम गए, अब उनको 65,000 मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैंने सबसे पहले जाके उस 2 स्टाइपेंड की पैसों से आईफोन लिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसके बाद अब इस सार काशिफ ने एक दिन कहा था कि यार जिस दिन क्वालिफाई होगा ना, उस दिन आपको फील होगा कि यार लाइफ ना एक वो जैसे जहाज पुश करता रहेंगे ऊपर जाइए, आराम आराम से जरा आप ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के फिर सारे के सारे शौक पूरे किए। और आप इसको इंशाल्लाह बताएंगे तो मैं मतलब कहूँगा क्वालिफिकेशन के बाद फिर मज़े आने लग गए। अपनी मर्ज़ी का मोबाइल लिया, अपनी मर्ज़ी का प्ले स्टेशन लिया, जाके गेमिंग पीसी लिया। ठीक है, फिर प्ले स्टेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके गेम्स लिए, मतलब पायरेटेड गेम्स लेना छोड़ दी, दूसरों की चोरी करना छोड़ दी। उसके बाद जो दिल कर रहा था वो ले रहे थे। मतलब एक लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आया। मतलब अभी भी मेरे दोस्त हैं, वजी भाई हैं जो नाम, फ़रूक जमील भाई हैं, सादुल्ला खान है, ये मतलब सारे लोग ये मतलब उन लोगों को स्ट्रगल पे देखते थे। मतलब ये लोग जब स्कैम्स में आ रहे होते थे ना, ये बाइक्स पे आ रहे होते थे, मतलब सारे इवन दो मैं खुद भी, तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ रहा था। अब माशाल्लाह इन लोगों को जब मैं देखता था एक बार मतलब साथ पे आ रहे थे, सुबह सुबह पार्किंग में उन्होंने गाड़ी खड़ी की, मैंने भी गाड़ी खड़ी की। मैंने मतलब अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने कहा यार अल्लाह ने इसको भी नवाजा है, मुझे भी नवाजा है, वरना हम यही स्कैस की पार्किंग में ना मतलब भाई अगर आ रही है सब क्वालिफाइड है और स्कैस सुल्तान की बच्चे हैं माशाल्लाह, और सबने ड्यूरिंग आर्टिकल माशाल्लाह क्वालिफाई किया। वो एक मतलब एक बड़ी अच्छी फील आती थी। तो मतलब मैं कहता हूँ कि उसके बाद एक लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। बाकी चैलेंजेस तो हर बंदे की लाइफ में होती ही हैं, लेकिन ये कि चलो पॉजिटिव हो जाए तो फिर अच्छा ही हो जाता है कुछ। तो अब करंटली कौन क्या चल रहा है करियर वाइज, अब आप क्या कर रहे हैं और आगे आपका क्या प्लान है? अच्छा सर, इसके अंदर फिर मैंने ये किया कि फर्गूसन के अंदर जैसे आर्टिकल खत्म हुए तो एक अपॉर्चुनिटी नेदरलैंड्स की रिमोट गवर्नमेंट आप कर लें बैठे, क्योंकि अब सर्विस डिलीवरी सेंटर ना SDC का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड चल पड़ा है। जी। जब से कोरोना आया ना, तो उनको पता चल गया कि भाई अच्छा घर बैठे भी काम होता है। ये जो एक वायरस था, ये मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के गया, और वो ये बता के गया कि भाई ये घर बैठे भी काम हो सकता है। तो इसके अंदर सब मैं आपको ये कहूँगा कि अब हर फर्म जितनी भी बिग 4 है ना,
वो अब सर्विसेज के ऊपर तो उन्होंने कम्पीट कर लिया, सारे कॉम्पिटेंटली बैठे हुए हैं, हर जगह पे क्वालिफाइड बंदा बैठा हुआ है। अब PwC है या KPMG है या GT है या BDO है, PKF है, डिलॉयट है, वो कितना ही कह देंगे कि हम भाई एक दूसरे से बेहतर सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। तो अब सर्विसेज में तो सारे ही बेहतर परफॉर्म करते हैं। वन ऑफ इवेंट हो जाता है किसी फर्म का तो वो तो समथिंग बियॉन्ड उनके कंट्रोल है, लेकिन अब वो सब कम्पीट कर रहे हैं आपकी जो है ना कॉस्ट के ऊपर, रिसोर्स कॉस्टिंग के ऊपर, कि जो फी कम चार्ज करेगा वो मार्केट को कम्पीट करेगा। तो अब वो फी कम कर नहीं सकते क्योंकि उनकी अच्छी खासी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी अच्छी खासी है, तो वो कम्पीट कर रही है रिसोर्स की कॉस्टिंग के ऊपर। तो पहले तो फर्म्स रिसोर्स को बुलाती थी ऑन साइट, तो उनको अच्छा खासा खर्चा पड़ता था, बिल्कुल। और वो जब खर्चा पड़ता था तो क्लाइंट पर बिलिंग भी ज़्यादा होती थी, तो क्लाइंट भी कुछ नहीं होता था। तो अब इसमें एक दो बिग फोर ने ये किया कि उन्होंने ऑफ शोर रिसोर्स हायर किए, और उन्होंने जब अपनी बिलिंग की तो उसके अंदर उनकी रिसोर्स कॉस्ट कम आ रही थी, तो उन्होंने जब क्लाइंट को रिसोर्स कॉस्ट कम डाली तो वो उन क्लाइंट्स को विन कर रही वो जो दूसरी फर्म 15-15 साल से कर रही थी। और जब दूसरी फर्म ने उनसे रीजनिंग इंक्वायर की कि भाई आप उनके पास क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी जो कॉस्ट है वो मतलब प्राइस जो है वो कम है अच्छे खासी, और क्वालिटी बेहतर है ना। क्वालिटी बेहतर है। मतलब उसके बाद हर फर्म को रियलाइज हुआ कि यार जो ये ऑफशोर वाली चीज़ें ना ये करनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान से, फिलीपींस से, इंडिया से, साउथ अफ्रीका, ये 4-5 मुल्क हैं जो कि मतलब साइप्रस, यहाँ पे लोग बैठ के फिर रिमोट काम कर रहे हैं बिग फोर्स के लिए। जैसे PwC के अंदर अब हम कॉन्वेट कर रहे हैं, KPMG आर्क के नाम से मशहूर हुई भी आजकल, EY रैपिड के नाम से, ठीक है। इसी तरह यूसुफ आदन जो है वो अभी भी मतलब मिडल ईस्ट के रीजन का काम कर रही थी, इवन तो डिलाइट का पार्ट नहीं रहे, लेकिन जो मेरी इंटरनल नॉलेज है कि वो मिडल ईस्ट का काम अभी भी कर लेती है। तो इसके अंदर सर फिर वो ये हुआ कि उस गवर्नमेंट मैंने ज्वाइन कर ली, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी ल्यूक्रेटिव कि अच्छा चलो ठीक है, फर्गूसन में भी एक्सपीरियंस ले लिया। उसके बाद जो है चलो नैदरलैंड यूरोप बेस मार्केट है, और मैं घर भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। बहुत सारे लोग ना उस टाइम फ्लाइट पकड़ के निकल गए, लंदन निकल गए, कोई दुबई निकल गया, कोई सऊदी। एट दैट टाइम जब मैंने भी क्वालिफाई किया था, मुझे KPMG रियाद से ऑफर लेटर आया था, और वो अच्छा खासा था। वो मतलब वो इतना था कि भाई उन पैसों से ना 2 साल में फॉर्चूनर आ जाता था, ठीक है। तो वो मैंने लेकिन रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू माई ओन फैमिली रीजंस कि भाई मैं परसू नहीं कर सकता, तो मैं भी पाकिस्तान में ठहर गया। मैंने कहा चलो अभी जो है ना स्किल ले लेते हैं। उसके बाद मैंने फिर नैदरलैंड के साथ जब काम करना शुरू किया ना, तो बहुत चीज़ें ना डिफरेंट तरीके से चेंज होने लग गई। अब इसमें जो अगर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये लूँगे, उन मार्केट के साथ काम करने में ना आपसे आप में प्रोफेशनलिज्म बहुत आती है। एक तो मैंने वहाँ से सच बोलना सीखा, ठीक है, और जो कि मैं अपनी सोसाइटी में स्ट्रगल कर रहा था। यानी वहाँ बोली कराने का रिवाज। गोली लगाने का रिवाज नहीं है, सच बोलना सीखा। सबसे बड़ी बात, अपनी गलती को एडमिट करने में कोई शर्म ना महसूस करना सीखा। कोई गलती होगी है ना, ठीक है, गोली तो नहीं मार देगा यार मैंने किया। किसी इंसान को भी अगर मैंने दुखी किया है तो मैं उसे कह देता हूँ यार मैंने किया, ये मेरी गलती है, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती। और ज़रा कर्टियस भी थोड़ा सा मैं कम हो गया हूँ। मतलब जहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं ठीक, तो मैं ना कर देता हूँ। पाकिस्तान में जो हमारे से माइंड सेट का बच्चा होता है, ओ अच्छा वो भाई डायरेक्टर ने कह दिया, भाई पार्टनर ने कह, ये मैं तो ना कर ही नहीं सकता ना। वो इवन तो उसकी फेवर में वो चीज़ हो या ना हो, वो ना कर देते, मतलब हाँ कर देता उसके ऊपर। तो ये मैंने उस मार्केट में सीखा कि यार आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, आप अपने को भी कंसिडर करें। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट सीखी कि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम 8 घंटे लगा के आते हैं ना, तो 8 घंटे जो ओवर सिटिंग हो रही होती है ना, लेट सिटिंग हो रही होती है। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि अगर ये मतलब काम सही से किया जाए ना, अगर यूरोप में जिस तरह काम होता है तो आपको लेट सिटिंग की जरूरत देना पड़े। वहाँ पे एवरी आवर काउंट्स, हर एक घंटे के हिसाब से कॉस्टिंग हो रही है। अगर आप 8 घंटे काम करें तो 8 घंटे की आपको प्रोडक्टिविटी दिखानी ही दिखानी है। तो ये मैंने वहाँ से स्किल सीखे। उसके बाद मुझे फिर 3 महीने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं नैदरलैंड गया, वहाँ पे मैं एम्स्टर्डम में जाके रहा, ठीक है। वहाँ से फिर वहाँ पे भी बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। उन डच लोगों के साथ काम किया। एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी नैदरलैंड्स की, उसका मर्जर चल रहा था, उस टीम का मैं पार्ट था। कोई अराउंड 80 to 90 जो है ना बंदे थे उस टीम में, 5 से 6 पार्टनर भी थे। तो उसके बाद उस एरिया के ऊपर मुझे ना पार्टनर के साथ डायरेक्टली करने का काम मिला, मतलब तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। आफ्टर दैट फिर मैंने जब अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली तो आखिरी दिनों में मैं फिर पुर्तगाल गया, उसके बाद फ्रांस भी घूमा, ठीक है, स्पेन भी देखा। तो मतलब बेल्जियम, मतलब एक इन्जॉय किया यूरोप की जो है ना एक वाइब ली कि भाई ये किस तरह काम कर रहे हैं। तो उसके बाद अब मैं कैरियर के अब उस फेज पे आगे पहुंचा हूँ जब मैंने डिसाइड किया कि भाई आई हैव लर्न सफिशिएंट थिंग्स टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेज। तो फिर उसके लिए अब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। और
ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मिथ है आजकल इस पॉडकास्ट के अंदर बताऊंगा। अगर कोई क्वालिफाइड बंदा देख रहा है कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई बाहर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लग रही, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं मानता हूँ कि हर बंदे की किस्मत होती है। अब इसमें कोई बंदा ये भी कह रहा होगा कि भाई तेरी किस्मत अच्छी है, तेरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे। मतलब कुछ लोग इसको पर्सनल ग्राउंड पे ये भी ले जाते हैं कि तुम अपनी कामयाबी को हमारी नाकामी के ऊपर डाल रहे हो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप कंसिस्टेंट हैं। मुझे पता था कि भाई जून के अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। मैंने अपनी फार्मर को कह दिया कि भाई मैं आप लोगों का बेहद मशहूर हूँ, जो आपने मुझे सिखाया है ये ज़िंदगी में, अब मुझे एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए काफ़ी है। तो मैंने कोई ज़िंदगी में लाइक इनोवेटिव काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बैक ऑफ करके एक और स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता था कि आजकल ना बाहर की मुल्क में मार्केट बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रही। तो मैंने फिर कहा कि जून में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो मैंने 1 अगस्त 2024 को अपनी पहली एप्लीकेशन डाली। उसके बाद रिजेक्शन आ गई। फिर मैं मतलब अप्लाई करता गया एक चीज़ वो आ गई कि जब मैं डेली के अपने 1.5 घंटा निकाल रहा था कि भाई मैंने 8 से 15 एप्लीकेशन डालनी है। वो मैं ऑस्ट्रेलिया से लेके मतलब अंटार्कटिका तक, जहाँ तक जा रहा था मैं सारी जगह पे एप्लीकेशन डाली जा रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर हम मिडल ईस्ट के अंदर में ये होगा, मिडल ईस्ट के अंदर रेफरेंस का कल्चर बहुत ज़्यादा है। मिडल ईस्ट में जब तक आपको कोई बंदा उधर से बैठा रिकमेंड नहीं करेगा ना, इंडोर्स नहीं करेगा, तो आपका काम ज़रा मुश्किल है। यूरोप और जो यूके की मार्केट है ना, उसमें आपका मेरिट पे हो जाता है कोई विदाउट रेफरेंस। और बाकी यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये 4 जो कंट्रीज़ हैं ना, इनकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो ज़रा टफ है। इनकी मतलब L1 वीज़ा यूएसए का, तो वो आपको इंटरनल ट्रांसफर से मिलता है, वो तो मिलना आसान नहीं है। तो मतलब ये 4 कंट्रीज़ के ना, ये लेस लाइकली है कि आपका होगा, लीस्ट चांसेस है। तो आपको यूके, यूरोप और मिडल ईस्ट की मार्केट वेलकम करने के लिए बैठी है। सिंगापुर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप एशियन कंट्रीज में बात करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मैं डेली की तकरीबन 300 एप्लीकेशन डालता रहा। एट द एंड 300 एप्लीकेशन डालने के बाद मुझे फिर जो है ना इंटरव्यू की कॉल्स आना शुरू हुई, बिग 4 फर्म से भी, अदर देन बिग 4 से भी, टॉप 10 फर्म से। और वहाँ पे फिर मैंने इंटरव्यू भी दिए, अच्छे खासा इंटरव्यू में रिजेक्शंस भी हुई, ठीक है, वो फिर एक सेटबैक था। लेकिन अभी भी फिर मैं लगा हुआ हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पे बात चल रही है। तो अभी इसको मैंने ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन ये है कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाती तो मेरे कैरियर के लिए नेक्स्ट मूव अच्छा होगा। अच्छा कुनैन, ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू अभी तक तो रही है, लेकिन थोड़ी हैवी रही है, तो इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। हमारा एक सेगमेंट है, मैं एक वर्ड कहूँगा आपको, आपने सोचे समझे बगैर जी जी जो भी आपका पहला रिएक्शन है, आपने ना वो फौरन रिएक्शन देना है। तो स्टार्ट करें? जी जी सर। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है स्कैम्स। सर नेम ऑफ क्वालिटी, CA। लाइफ चेंजर, फेलियर। अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सक्सेस। Success is basically like opportunity to grow. रिश्तेदार। रिश्तेदार अच्छे। फेवरेट टीचर। सर काशे बताइए। फ्यूचर ऑफ अकाउंटेंसी। No AI threat. No AI threat. एंड व्हाट अबाउट फाइनल्स? CA फाइनल्स। CA finals is like a major milestone. चलें फाइनल जो मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, एक बार मुझे नहीं पता आपको याद हो, आपने मुझे एक वाक़या सुनाया था कि सर जब मैं कैफ कर रहा था, तो जिस रूम में शायद आप रहते थे उसमें, और ज़ाहिर है मुल्तान में गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने सोचा था उस दिन, अपने आप से एक वादा किया था कि मैं एक दिन AC लगाऊंगा और अपने घर और सब लोगों के लिए भी ये चीज़, ये नेमत जो है वो अल्लाह ने अगर मौका दिया तो लेके आऊँगा। वो जो लड़का था जो उस दिन बैठा ये सोच रहा था, आज क्या अपने इस जर्नी से वो सेटिस्फाइड है या नहीं है? और दूसरी बात कि जो लोग आज आपको देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, वो क्या बेसिक्स करें, बिल्कुल शॉर्टली बताइएगा, तो कि वो भी फिर इस जर्नी को रेप्लिकेट कर सकते हैं। सर बस इसमें यही कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मैं इवन तो इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता, मैंने आज तक कभी भी पहले कोई ब्रांड से परचेजिंग नहीं की। इवन तो कि मैं यूज़, जिसको आप लंदन मार्केट भी कहते हैं, वहाँ से भी चीज़ें लेके पहनता हूँ लाइफ में। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके जो है ना नाइकी, एडिडास से भी, गुच्ची से भी जाके चीज़ें ली है। मतलब वो सारी, एक तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन इस फील्ड की वजह से ही है। मतलब ये लाइफ चेंजर है। और ये सिर्फ आपकी लाइफ चेंजर नहीं है, आपकी आने वाली नस्लों की भी लाइफ चेंजर है, ठीक है। तो आप इसको अगर करना चाहते हैं तो इसमें ये है कि आपकी बस
कंसिस्टेंसी, आपकी गोल्स और आपका हार्ड वर्क और जो है ना आपकी जो नीयत है ना वो दूसरों के बारे में ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बाकी अल्लाह से दुआ करते रहें। तो मैं तो हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ, अपने इलाके के जितने भी लोग हैं, मैं तकरीबन कोई 50 लोगों को सीए में अपने जाने के बाद भेज चुका हूँ, और कुछ लोग मेरे से बगैर पूछे भी मतलब मेरा जो लाइफ स्टाइल उससे इंस्पायर होके अपने बच्चों को इस फील्ड में डालने हैं। बाकी एसी की बात रही तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में जितना रूम में एसी लगवानी होते हैं। हाँ, तो वो तो एक मैं इसलिए कह रहा था कि वो ऑब्वियसली एक अचीवमेंट है किसी भी चीज़ में। तो इंसान जब किसी अपने स्टार्ट में सोचता है, तो क्या अब आप मतलब ऑब्वियसली अब आप सेटिस्फाइड फील करते हैं कि आपने सही जो मेहनत की अल्लाह ने अल्टीमेटली आपको उसका एक समर दिया। बहुत शुक्रिया गुनैन, मतलब बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने पर, आपने टाइम दिया आपने इतने बोरी स्केड्यूल में से। और मैं ये बताता चलूँ कि गुनैन हमें बड़ा मतलब टाइम देते रहते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं नॉर्मली रेफ़र भी करता हूँ, टाइम निकाल के उनको प्रॉपर गाइड करते हैं फाइनल्स में या बाकी चीज़ों में पास होने में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें और कामयाब करे और हम आपके इस एक्सपीरियंस से फ्यूचर में भी फ़ायदा उठाते रहे। श्योर सर। थैंक यू गुरैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।